नमस्कार। विशेष के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप यश और आज हम आपको ले चलेंगे चुनाव के सफर पर जो देश में 1952 से शुरू हुआ। कैसा रहा अब तक का सफर, क्या रहे मील के पत्थर और कैसे बना इसका लीगल फ्रेमवर्क, और क्या रही चुनौतियां। आप जानते ही हैं कि भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें 3 स्तर पर चुनाव होते हैं: लोकसभा, विधानसभा और नगर या ग्राम पंचायत चुनाव। हम आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की और उसके लोकसभा चुनाव की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 27 मार्च 1952 के बीच हुआ था। अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद देश में चुनाव कराने थे, तो पहले 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 324 को प्रभावी बनाया गया और 25 जनवरी 1950 को इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। देश के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जिनकी नियुक्ति 21 मार्च 1950 को की गई थी। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहले आम चुनाव कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के परामर्श से पहला परिसीमन आदेश जारी किया, जिसे 13 अगस्त 1951 को संसद की स्वीकृति मिली। चुनाव के संचालन को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए संसद ने 12 मई 1950 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अधिनियम पारित किया, जो मुख्य रूप से तैयारी के लिए दिशा प्रदान करता था। 17 जुलाई 1951 को निर्वाचक नामावली से जुड़ा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पास किया गया। ये संसद और विधानसभाओं दोनों के चुनाव के संचालन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए था। साथ ही 15 नवंबर 1951 को निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद यह तय हुआ था कि संविधान सभा, जिसका उद्देश्य संविधान की रचना करना था, उसी को पहली संसद के रूप में मान्यता दी जाए। संविधान सभा का कार्यकाल 1946 से लेकर 1949 तक था। भारतीय संसद एक द्विसदनीय प्रणाली है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा जो कि निचला सदन कहलाता है। लोकसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन को केंद्र सरकार बनाने के लिए मिलती है। सरकार का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों के लिए होता है, या जब तक कि पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता, जो भी पहले हो। चलिए आजादी के बाद से लोकसभा चुनाव के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पहली लोकसभा का काल 1952 से 1957 तक था। यह आजाद भारत का पहला चुनाव था। इसमें 479 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। कुल मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन चुनाव में 364 सीटें मिली थीं और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था। इसके अलावा केवल 2 दलों ने दोहरे अंकों में सीटें जीती थीं। सीपीआई को 16 सीटें मिली थीं और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें। कांग्रेस को कुल पड़े मतों में से 45% वोट हासिल हुए थे। भाजपा के पुराने अवतार भारतीय जनसंघ ने इस चुनाव में 3 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे अधिक सीटें निर्दलीयों ने जीती थीं। इस चुनाव में मतदान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर हुए थे। साथ ही पहली राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसमें 216 सदस्यों को शामिल किया गया था।
चुनाव आयोग ने पहले चुनाव में 14 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और 39 क्षेत्रीय पार्टियों को मान्यता दी थी। दूसरी लोकसभा का काल 1957 से लेकर 1962 तक था। इस बार कांग्रेस ने 494 में से 371 सीटें जीती थीं। केवल 2 अन्य दल दोहरे अंकों तक पहुंचे थे, सीपीआई 27 सीटों के साथ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों के साथ। कांग्रेस को 48% पॉपुलर वोट्स मिले थे। भारतीय जनसंघ को इस चुनाव में 4 सीटें मिली थीं। एक बार फिर निर्दलियों ने इस चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे अधिक सीटें जीती थीं। जवाहरलाल नेहरू को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया था। दूसरी लोकसभा के दौरान कोई भी नेता विपक्ष या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था। पहले और दूसरे आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदान प्रणाली अपनाई थी। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बैलेट बॉक्स रखा गया था, जिसमें मतदाता एक पूर्व मुद्रित मतपत्र पर अपनी पसंद अनुसार मोहर लगाकर उसे चुनी हुई मतपेटी में डाला करता था। 1962 से 1967 के बीच भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। ये तीसरी लोकसभा का काल था। इसके लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 494 में से 361 सीटें जीती। इन चुनाव में 4 अन्य दलों की सीटें दोहरे अंकों में थीं। ये दल थे सीपीआई, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी। पिछले चुनाव से कांग्रेस का वोट प्रतिशत इन चुनाव में घटकर 48 से 45 हो गया था। जवाहरलाल नेहरू फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन 1964 में उनका निधन हो गया। उनके बाद गुलजारीलाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। नंदा के बाद लाल बहादुर शास्त्री पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने, पर उनकी मृत्यु भी लगभग 19 महीने बाद ताशकंद में हो गई। 1966 में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली। अब देखते हैं आगे के लोकसभा चुनाव का हाल। चौथी लोकसभा 1967 से 1970 तक रही। इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 520 सीटों में से 283 पर कब्जा करके लगातार चौथी बार जीत दर्ज की थी। solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established. पर उसका वोट शेयर घटकर लगभग 41% हो गया था। इन चुनाव में 6 अन्य पार्टियों ने दोहरे अंकों में सीट जीती थीं, जिसमें सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी 44 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में उभरी थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। फिलहाल तीसरे आम चुनाव के बाद से चुनाव आयोग ने मतदान के लिए मार्किंग सिस्टम शुरू किया था। इसमें एकल बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते थे और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाकर उसे एक कॉमन बॉक्स में डालना होता था। पांचवी लोकसभा 1971 से लेकर 1977 तक रही। कांग्रेस के विभाजन के बाद यह पहला चुनाव था। कांग्रेस आई यानी इंदिरा ने 518 में से 352 सीटें जीतकर मोरारजी देसाई वाले दूसरे धड़े को अप्रासंगिक कर दिया था। इंदिरा गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 1975 में इसी दौर में उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. जिसका भारत की राजनीति, समाज और व्यवस्था पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जहां एक तरफ आजादी की अभिव्यक्ति यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ताला लगाकर किसी भी किस्म की आलोचना पर पहरे लगा दिए गए थे, वहीं आम नागरिक और पत्रकारिता को दबाने का प्रयास भी किया गया था। उसके साथ ही न्यायपालिका को भी कई कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। छठी लोकसभा 1977 से लेकर 1979 तक रही।
18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खत्म कर संसद को भंग कर दिया था और नए सिरे से चुनाव की घोषणा की थी। ये उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आया। उन्हें फौरन जेल से रिहा कर दिया गया था। आपातकाल के बाद ये पहले चुनाव थे और देश में कांग्रेस के खिलाफ बेहद नाराजगी थी। ये नाराजगी रंग लाई जब इस चुनाव में जनता पार्टी पहली बार कांग्रेस को हराकर विजयी हुई। प्रजा के सामूहिक निर्णय का आदर करना आवश्यक है। इनके फैसले को मैं और मेरे सहयोगी पूरी तरह से और नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में विदा लेते समय मैं अपने सहयोगियों, दल और लाखों करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ। 1974 के अंत में भारतीय लोकदल यानी बीएलडी का गठन इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के विरोध में 7 दलों के गठबंधन के माध्यम से किया गया था। 1977 में बीएलडी ने जनता पार्टी बनाने के लिए जनसंघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के साथ गठबंधन किया था। नवगठित जनता पार्टी ने बीएलडी के चुनाव चिन्ह पर 1977 का चुनाव लड़ा और स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। जनता पार्टी ने 542 सीटों में से 295 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 154 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 298 सीटें जीती। उन्हें चुनाव से 2 महीने पहले ही जेल से रिहा किया गया था। देसाई 24 मार्च 1977 को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, जो 1966 से सरकार में थी, छठी लोकसभा में अपनी जगह नहीं बना पाई, पर जनता पार्टी में भी तमाम दरारें थीं। 1979 में भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी के गठबंधन से रुखसती ले ली। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। जनता सरकार के अगले मुखिया चौधरी चरण सिंह बने। 7वीं लोकसभा 1980 से 1984 के बीच रही। कांग्रेस और आपातकाल के खिलाफ जनता के गुस्से पर सवार होकर जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन इसकी स्थिति कमजोर थी। लोकसभा में पार्टी के पास बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं रही। चरण सिंह, जिन्होंने जनता गठबंधन के कुछ भागीदारों को बरकरार रखा था, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जून 1979 में शपथ दिलाई गई। कांग्रेस ने संसद में चरण सिंह के समर्थन का वादा तो किया था, पर मौका आने पर पीछे हट गई, लिहाजा सरकार गिर गई। जनवरी 1980 में फिर चुनाव की घोषणा कर दी गई। चरण सिंह अकेले प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए। जनता पार्टी के नेताओं के बीच की कलह और राजनीतिक अस्थिरता आम वोटर की निगाह से बच नहीं पाई और एक बार फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई ने 529 सीटों में से 353 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। जनता पार्टी, जो वक्त के साथ साथ अप्रासंगिक हो गई, लेकिन ये चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए। ये एक गठबंधन था और इसने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। आपको बता दें कि इस लोकसभा में विपक्ष नेता कोई नहीं था, यानी एलओपी कोई नहीं था, पर आगे देश के राजनीतिक भविष्य को कई गलियारों से गुजरना था। 8वीं लोकसभा 1984 से 1989 तक रही। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम किया था और उसके लिए सहानुभूति मत बनाए थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा को भंग कर दिया गया और राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. नवंबर 1984 के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटें और 50% पॉपुलर वोट्स अपने नाम किए।
तेलुगु देशम पार्टी 30 सीटों के साथ संसद में दूसरी सबसे पार्टी बन गई थी। ये भारतीय संसद के इतिहास के उन दुर्लभ रिकॉर्ड्स में से एक है जिनमें कोई क्षेत्रीय पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने राष्ट्रीय चुनावी सफर की शुरुआत 2 सीटें जीतकर की थी। इसमें एक सीट गुजरात में और दूसरी आंध्र प्रदेश में थी। चुनाव के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। नौवीं लोकसभा 1979 से लेकर 1991 तक रही। नौवीं लोकसभा में फिर बहुमत की उम्मीद से निकले राजीव गांधी के लिए इस बार रास्ते आसान नहीं थे। बोफोर्स घोटाला, श्रीलंका लिट्टे जैसे कई ज्वलंत मुद्दे जमीन पर कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे। चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को वोटर ने बहुमत नहीं दिया और इस तरह पहली बार त्रिशंकु सदन बना। कुल 529 सीट्स में से कांग्रेस ने 197, जनता दल ने 143 और भाजपा ने 85 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बढ़ती ताकत दर्शा रहा था। फिलहाल जनता दल ने भाजपा और वाम दलों के बाहरी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठ ज्ञान प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के। ये दौर मंडल और कमंडल की राजनीति का था। इसी दौरान जनता दल में उनके प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर 1990 में अलग हो गए और समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया। जल्द ही भाजपा ने भी रथ यात्रा मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में विश्वास मत हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 10 नवंबर 1990 में चंद्रशेखर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। पर जब आगामी बजट सत्र चल रहा था तो राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसलिए चंद्रशेखर नियमित बजट प्रस्तुत नहीं कर सके। नवी लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया। 10वीं लोकसभा 1991 से लेकर 1996 तक चली। एलटीटी द्वारा 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार करने निकले राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इन चुनावों को मंडल मंदिर चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया गया। अयोध्या में विवादित ढांचा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। पर इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका। कांग्रेस 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि भाजपा ने 521 में से 120 सीटें जीती। पीवी नरसिम्हा राव ने इस माइनॉरिटी सरकार का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री बनने वाले वो दक्षिण भारत के पहले नेता थे। 11वीं लोकसभा 1996 से लेकर 1998 तक रही। इन चुनावों में कांग्रेस कई सरकारी घोटाले और गलत प्रचार के आरोपों को लेकर मैदान में उतरी। इन चुनावों में भाजपा त्रिशंकु सदन में अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उसने 161, कांग्रेस ने 140 और जनता दल ने 46 सीटें जीती। क्षेत्रीय दलों का उदय इन चुनाव के साथ ही शुरू होता है। इन्होंने 129 सीटें जीती, जिनमें प्रमुख थीं टीडीपी, शिवसेना और डीएमके। प्रचलन के अनुसार राष्ट्रपति ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा ने गठबंधन बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन बात नहीं बनी और 13 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा।
फिलहाल कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और जनता दल और अन्य छोटे दलों को बाहरी समर्थन देने का रास्ता चुना। इस बार एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार 18 महीने तक चली। बाद में उन्हें आईके गुजराल के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं 12वीं लोकसभा और आगे की कहानी। अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 12वीं लोकसभा 1998 से लेकर 1999 तक रही। ये लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस बार भाजपा ने 543 में से 182 सीटें जीती। कांग्रेस ने 141 और अन्य क्षेत्रीय दलों ने 101 सीटें जीती। भाजपा ने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पर यह सरकार भी लंबे समय तक ना चल सकी और अन्ना द्रमुक के समर्थन लेने के बाद अटल जी को 13 महीनों तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। एनडीए को सिर्फ एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। बारहवीं लोकसभा के दौरान ही पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध जैसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। तेरहवीं लोकसभा 1999 से लेकर 2004 तक रही। ये चुनाव कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि में हुए थे। भारत ने एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पाकिस्तान को बगैर सीमा पार गए शिकस्त दी थी। भाजपा 182 सीटों के साथ फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस केवल 114 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार क्षेत्रीय दलों ने 158 सीटें जीती थी। भाजपा इस बार एक अधिक स्थिर सरकार बनाने में सक्षम थी। उसके नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई। ये पहली बार था कि एक गैर कांग्रेसी गठबंधन का कार्यकाल पूरे 5 बरस चला। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 तक रही। इन चुनावों में जहां मध्यम वर्ग ने भाजपा को वोट दिए, वहीं दूसरे वर्गों ने कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों को वोट दिया। नतीजतन एनडीए की हार हुई। भाजपा को इस चुनाव में 138 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 145 सीटों पर कब्जा किया। क्षेत्रीय दलों के खाते में 59 सीटें आईं। चुनाव बाद कांग्रेस ने दूसरे दलों और वाम दलों के बाहरी समर्थन के साथ यूपीए का गठन किया। अपने विदेशी मूल के विवाद के चलते सोनिया गांधी ने कांग्रेस की मुखिया होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। यूपीए ने अपने पहले टर्म में कई सुधार लागू किए थे, पर क्या दूसरे टर्म में वो इनको बरकरार रख पाई? 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक रही। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने अपने कई वायदों को लागू किया, इसमें सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल थे। ऐसे ही कदमों को बनाने यूपीए 2009 के चुनाव में गया। दूसरी ओर एनडीए का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी ने किया। कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और भाजपा के खाते में 116 सीटें आईं। क्षेत्रीय दलों ने 146 सीटें जीती। यूपीए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
16वीं लोकसभा का कार्यकाल 2014 से 2019 तक है। यूपीए का दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार और घोटालों के कई आरोपों के साथ एक आपदा साबित हुआ। 2G घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, आदर्श घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कुछ ऐसे नाम हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी और ये धारणा कि उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, मामले और बदतर होते गए। चल शंख उठा, चल ढोल बजा। भाजपा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जमीन से जुड़े असल नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने में सफल रही। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती पेश नहीं कर पाए। भाजपा ने 282 सीटों के साथ अपने अकेले दम पर बहुमत हासिल की। ये 30 वर्षों बाद हुआ था। इस संख्या में सहयोगियों की 54 सीटों ने भी इजाफा किया, जबकि कांग्रेस ने केवल 44 सीटों के साथ अपना सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया। 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और उनके नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों द्वारा कई ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया, जिससे न सिर्फ राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि जिनसे देश और अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम मिलेंगे। इनमें जीएसटी, आधार, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कानून, जनधन योजना और पीएम किसान योजना जैसे तमाम क्रांतिकारी कदम शामिल हैं। फिलहाल भारत में अब तक 16 आम चुनाव हो चुके हैं और योग्य मतदाताओं की संख्या जो 1951 में 17.3 करोड़ थी, वो बढ़कर 2014 में 83.40 करोड़ हो गई। 1951 में केवल 53 राजनीतिक दलों ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जबकि 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 465 हो गई है। जल्द ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले 85 करोड़ से अधिक भारतीय मतदाता तय करेंगे अगली संसद का स्वरूप और उन राजनीतिक दलों या गठबंधनों का भविष्य जो सरकार और प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समागम होगा। फिलहाल इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।